नमस्कार दोस्तों। जो भी लोग पीपीई किट्स बना रहे हैं, कवरऑल्स बना रहे हैं या फिर आगे सप्लाई कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से उनकी मैं कंटिन्यूस कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ। उनकी सबको एक प्रॉब्लम फेस हो रही है रिगार्डिंग जीएसएम ऑफ द फैब्रिक विच हैज़ टू बी यूज, कि कौन सा जीएसएम यूज़ होना चाहिए। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबको प्रॉपर एक इसका अंडरस्टैंडिंग दिला सकूँ। मेरा नाम चेतन अग्रवाल है और मेरी कंपनी पशुपति ओवरसीज एलएलपी पीपीई किट या कवरऑल्स के लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है, लैमिनेटेड फैब्रिक, उसमें डील करती है। प्लस हम लोग पीपीई किट्स भी ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हम कोविड से फाइट कर सकें। तो अब मैं इस मैसेज पे आ रहा हूँ। ये मैसेज कई लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू फ्लोट हो रहा है 4 अप्रैल से, और मैं इसकी वजह से कई लोगों के मन में डाउट है कि एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और इस कन्फ्यूजन में सबको दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं ये नोटिस क्या कहता है। इसमें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नाम और इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ। ये दिखा रही 4 अप्रैल की डेट। फर्दर ये बोलती है एडिशनल गाइडलाइन फॉर पीपी किट स्पेसिफिकेशन फॉर कोविड-19। तो अब मैं स्पेसिफिकली कवरऑल की बात ही कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे ये बोलता है कवरऑल सूट जंप सूट अर्लियर स्पेक वॉज मिनिमम 60 GSM एंड नाउ इट इज रिवाइज टू 95 GSM। तो अब इस एक GSM की चेंज की वजह से कई लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तब इसमें मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ कि हमें क्यों लगता है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की खुद की वेबसाइट के ऊपर। देखिए, हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे ये आ गए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट ऐसे ओपन होती है जब आप ओपन करेंगे इसको। इसी में जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वर्ल्ड देश भर में कोरोना के बारे में, सब कुछ इसमें दिया गया है और सब दिस इज द मेन बॉडी जो उसको हैंडल कर रही है। इसमें हम जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे रिसोर्सेज में स्टेट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जितने भी नोटिफिकेशंस आज तक इस टॉपिक के ऊपर आए हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं ऑलरेडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले इसमें एक 24 मार्च को नोटिफिकेशन आया था। मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, डेट वाइज सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे 24 मार्च को देखिए नोटिफिकेशन आया था, गाइडलाइंस ऑन रैशनल यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इसको ओपन करते हैं। देखिए, जैसे इसको ओपन करते हैं इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रॉपर ये गाइडलाइन आ जाती है। तो ये आप देखिए, मैंने अब इसमें गाइडलाइन पे मैं वापसी आऊँगा टू एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले आप देखिए कि ये 24 मार्च को हमने देखा। इसके बाद पीपी किट्स को लेके कोई भी ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है। और स्पेसिफिकली जैसे आप देखेंगे ये हमने देखा था, डेट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल की डेट में सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 नोटिफिकेशन मैं पढ़ देता हूँ क्या है। कंटेनमेंट प्लान फॉर लार्ज आउटब्रेक्स, सेकेंड लेटर टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, ये भी कोई इंश्योरेंस स्कीम के बारे में है। और तीसरा आप देखेंगे ये जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ये आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे ही नहीं है, इसलिए हम इसकी वैलिडिटी को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये सही भी है कि नहीं है। नहीं तो ये वेबसाइट पे ज़रूर होना चाहिए था। अब मैं आपको वापसी ले जाता हूँ 24 मार्च की जो नोटिफिकेशन थी, जो जहाँ पे गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सारे गाइडलाइंस हमको क्लियरली दिए गए हैं कि किस किस तरीके से पीपी किट होना चाहिए, क्या इसके कंपोनेंट्स होने चाहिए, फेस शील्ड कैसा होना चाहिए, मास्क कैसा होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ बहुत डिटेल में दिया गया है। और यही पूरी इंडस्ट्री, पूरी गवर्नमेंट सारी इसी को ही फॉलो कर रही हैं। इसमें जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो रैशनल यूज ऑफ पीपीई भी दिया गया है कि किस किस लो रिस्क कैटेगरी में कौन कौन लोग हैं, कहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, ये भी इन्होंने पूरा बताया गया है। लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरी के हिसाब से क्या होना चाहिए। मैं इसमें फर्दर बढ़ता हूँ। ये देखिए, जहाँ पे मैं एनेक्शियर ए पे आता हूँ, एनेक्शियर ए पे इन्होंने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन सारी दी गई हैं यहाँ पे। तो पीपीई किट को लेके जो इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, कवरऑल में अगर हम आते हैं तो देखिए कवरऑल में ऐसा अगेन कोई जीएसएम की कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है टेस्टिंग या क्वालिटी को लेके कि इट शुड मीट और एक्सीड ISO 16603 क्लास 3 एक्सपोजर प्रेशर और इक्विवेलेंट। तो 16603 क्या कहता है? सिर्फ ये कहता है कि जो भी हमारा ब्लड है, बेसिकली पेशेंट का कोई ब्लड मान लो डॉक्टर को लग जाता है तो वो फैब्रिक इम्परमेबल होना चाहिए, मतलब उसके थ्रू, फैब्रिक के थ्रू ब्लड डॉक्टर को ना जाके लगे। तो इसका मतलब वाटरप्रूफ लैमिनेटेड फैब्रिक अगर हमारा होगा तो उसके थ्रू ये पास हो जाता है। हमने भी अपनी सर्टिफिकेशन सिट्रा से कराई है जहां पे इम्परमेबल ये फैब्रिक हमारा लैमिनेटेड ओके है 16603 के लिए। तो यहाँ पे आपने अगेन देखा जीएसएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड मैं आपको लेके जा रहा हूँ HLL की वेबसाइट पे। HLL गवर्नमेंट की बॉडी है जिसके थ्रू सारी की सारी प्रोक्योरमेंट करी जा रही है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है और वहाँ पे आप देखेंगे लिखा है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और मेडिकल सप्लाईज। मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ आपके लिए।
जैसे ही इसको ओपन करते हैं PDF फाइल ओपन हो जाती है। अब देखिए ये, और ये HLL का दिया गया है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। इन्होंने दो तरीके के ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दो तरह के कवरऑल्स की बात करी है यहाँ पे, और दोनों में ही ये बेसिकली ये विथ टेप है गारमेंट और ये वाला विदाउट टेप की बात करते हैं। बट इन एनी केस यहाँ पे भी आप देखें कहीं पे भी GSM की बात नहीं की गई है, सिर्फ ये बताया गया कि ISO 16603 क्लास 3 एक्सपोजर मीट होना चाहिए। तो दो हमने बात कर ली HLL की और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। तीसरा, क्योंकि कई मोस्टली लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फाइल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, लास्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया, एक अभी टेंडर आया हुआ है इंडियन रेलवे का। आप देखें यहाँ लिखा IREPS विच इज इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम का जो है ये आया है हमारे पास 15 अप्रैल का टेंडर आया हुआ। ये टेंडर अभी लाइव आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने दी गई है इट इज सेम एज और कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ HLL। जो वहां मांगते वही चीज मांग रहे हैं। उन्होंने यहाँ लिखा है सिट्रा से ये सर्टिफाइड होना चाहिए कि इसमें सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। बेसिकली सेम बात है, ISO 16603 कंप्लाई होना चाहिए इसके अंदर। तो अगर हमारा ISO 16603 फैब्रिक कंप्लाई कर रहा है तो हमारी नॉलेज में कैसा भी कहीं भी नहीं लिखा गया कि वो फैब्रिक रिक्वायरमेंट पास नहीं करेगा। 16603 ओके है तो मतलब फैब्रिक ओके है। नेक्स्ट आपको क्योंकि हमारा 15 ईयर्स से टेक्निकल टेक्सटाइल्स में गारमेंट्स में भी डील फैब्रिक के लिए डील करते हैं, तो बताना चाहूँगा कि जितना हैवी कपड़ा होगा उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा डॉक्टर के लिए जब वो पहन रहा है। 70 GSM की जगह अगर हम 90 GSM दे रहे हैं तो मतलब 30% हमने वेट गारमेंट का बढ़ा दिया। ऑलरेडी ये इम्परमिएबल मतलब इस गारमेंट से ना हवा कोई बिल्कुल ना आती है ना जाती है, तो डॉक्टर अगर जितना हैवी गारमेंट पहनेगा उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल वो फील करेगा इस गारमेंट को पहनने में, नंबर 1। नंबर 2 आप देखेंगे एज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर या फिर एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो भी इसमें आगे डील कर रहे हैं, आप देखिए आपकी स्ट्रेट अवे 30% कॉस्ट ऑफ द गारमेंट इंक्रीज हो जाती है जब आप ये 90 GSM का फैब्रिक यूज करते हैं। तो किसी भी तरीके से ये जो हम नोटिस देख रहे हैं, किसी भी तरीके से इस नोटिस को सही मानना गलत होगा कि इसको हमें फेक मानना चाहिए और इसको कंप्लाई करने की मुझे लगता है कि कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई फर्दर नोटिफिकेशन आएगी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको दोबारा इसके बारे में अपडेट दे सकें। बट एज ऑफ टुडे 60 to 70 GSM fabric which complies to ISO 16603 class 3 should be good enough for the industry to use। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी और पूरी इंडस्ट्री मिलके कोविड की तरफ अपनी फाइट को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।